हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस किया था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। आज हम दूसरी टाइप जो है समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन रिलेटेड है लास्ट में जो एंड में जो इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट को, और इसका जो मेन पर्पस होता है स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करना, उनको वैल्यू देना या उनको जज करना है। इसके जो रिज़ल्ट हैं, जैसे लास्ट में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट ने 95% मार्क्स लिए हैं तो उसका A+ ग्रेड है, या उसने 70% लिए हैं तो B ग्रेड है। इस तरह की इवैल्यूएशन से रिलेटेड है समेटिव इवैल्यूएशन। किसी भी यूनिट के एंड में जो टेस्ट लिए जाते हैं, या फिर किसी चैप्टर के एंड में जो टेस्ट लिए जाते हैं, या जो सेमेस्टर एंड में जो टेस्ट लिए जाते हैं, अगर ट्राइमेस्टर है तो उसके एंड में जो टेस्ट लिया जाता है, या 6 मंथ्स के बाद जो टेस्ट लिए जाते हैं, या एनुअल जो आपके लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे जो हैं समेटिव इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है। और जो इसका मेन पर्पस होता है वो ग्रेडिंग करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को सर्टिफाई करना, उनको, ये सारे फंक्शन हैं, पर्पस हैं समेटिव इवैल्यूएशन के। समेटिव इवैल्यूएशन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं, टूल्स और टेक्निक यूज़ की जाती हैं, उनमें टेस्ट आपके यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज़ की जाती है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन अब जो थ्रू आउट द ईयर जो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं वो भी इवैल्यूएशन है, जो आप उनके टेस्ट लेते हैं वो भी इवैल्यूएशन का पार्ट है, समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। और लास्ट में जब आप उनका रिकॉर्ड तैयार करते हैं, कॉमुलेटिव रिकॉर्ड जो तैयार करते हैं, वो समेटिव इवैल्यूएशन है। और इसका जो भी आप क्लास टेस्ट लेते हैं, किसी यूनिट के बाद जो टेस्ट लेते हैं, जब उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि उसको लास्ट में जाके जब स्टूडेंट की को बाद में लास्ट में सम अप किया जाए, पूरा लर्निंग आउटकम्स उसके देखे जाएं, तो उसको ऐड किया जा सके उसके रिजल्ट्स में। अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, तो एक मोनिका शर्मा के अकॉर्डिंग समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के लास्ट में, कोई भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, जैसे यूनिट के, आप यूनिट 1 आपने पढ़ा दिया है, उसके बाद में जो टेस्ट लिया है उसको भी बोल सकते हैं, या पूरा जो प्रोग्राम है जब ख़त्म हो जाता है, 6 मंथ्स का प्रोग्राम है तो 6 मंथ के बाद जो टेस्ट लेते हैं उसको समेटिव इवैल्यूएशन में काउंट करते हैं। Summative evaluation carried out at the end of the instructional program is an effective tool to measure the outcome of any such program। किसी भी प्रोग्राम का, कोई भी जैसे B.Ed प्रोग्राम है, या कोई आपका एकेडमी स्कूल लेवल का जो प्रोग्राम है, जैसे फिफ्थ ग्रेड का एक, उसको एक प्रोग्राम बोलते हैं, जो 5th ग्रेड का एक पूरा एक एकेडमिक ईयर है, या 6th क्लास का जो एकेडमिक ईयर है, उसके लास्ट में उसके आउटकम्स को चेक करने के लिए कि कितने उसके जो आउटकम्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहाँ तक अचीव हुए हैं पूरे प्रोग्राम के, उसको जज करने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए यूज़ किया जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। CV कुमार के शब्दों में बात करें तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन इज हेल्पफुल नॉट ओनली इन assessing the results and outcome of the educational program, but also in modifying, restructuring and reframing the curriculum, objectives, teaching learning methodology, strategies and personal as well। कहते कि सिर्फ जो समेटिव इवैल्यूएशन है सिर्फ किसी एक एजुकेशनल प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को चेक नहीं करता है, जबकि अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको करिकुलम को, जो भी आपने एक्टिविटीज़ कराई हैं, अगर आउटकम्स अच्छे नहीं आए हैं तो उनको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, करिकुलम को मॉडिफाई किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है करिकुलम को। ना सिर्फ करिकुलम को, ऑब्जेक्टिव जो आपने बनाए हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुए हैं एक एकेडमिक प्रोग्राम करने के बाद, जब आपने लर्निंग आउटकम्स चेक किए, जब आपने समेटिव इवैल्यूएशन की, अगर वो अचीव नहीं हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव्स को भी रिफ्रेम किया जा सकता है, मेथडोलॉजी को चेंज किया जा सकता है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो स्ट्रेटजी है, और जो पर्सोनल्स हैं उससे रिलेटेड जो है, जैसे टीचर हैं, अगर आपको लगता है कि आउटकम्स नहीं अच्छे आए हैं तो उनको भी चेंज किया जा सकता है। तो इसका जो समेटिव इवैल्यूएशन है
उसका जो मेन मकसद है जो फीडबैक देना नहीं है, उसको पूरे प्रोग्राम के बाद, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान फीडबैक देना, उस टाइम पे मॉडिफाई करना चीज़ों को। अगर आपका टीचिंग मेथड है तो उस टाइम उसके अंदर चेंजेस लेके आना, टीचिंग मेथड्स के अंदर चेंजेस लेके आना, स्ट्रेटजीज के अंदर चेंजेस लेके आना, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। और समेटिव इवैल्यूएशन में एंड ऑफ द प्रोग्राम, लास्ट में जब सारा काम हो चुका है, ग्रेडिंग आपने की है, उस टाइम आपने जब चेक किया कि आउटकम्स ठीक नहीं आए हैं लर्निंग के, तो उस टाइम जो चेंजेस लेके आते हैं, करिकुलम के अंदर चेंजेस लेके आना, ऑब्जेक्टिव्स को रीस्ट्रक्चर करना, टीचिंग मेथड्स को रीस्ट्रक्चर करना, स्ट्रेटजीज दोबारा से प्लान करना, और पर्सोनल्स के अंदर जो स्कूल पर्सोनल्स हैं उनके अंदर चेंज करना, वो सारा जो काम है वो समेटिव इवैल्यूएशन में होता है। फीचर्स की बात करें समेटिव इवैल्यूएशन के, इट इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल लेसन, टॉपिक और कंटेंट, सेशन और सेमेस्टर। कि समेटिव इवैल्यूएशन जो है एंड में होता है, चाहे वो यूनिट का एंड हो, आपने कोई यूनिट एक पढ़ा दिया उसके बाद जो आप टेस्ट लेते हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है उसके एंड के बाद, इसमें सेमेस्टर के बाद जो आप एग्ज़ाम लेते हैं वो भी शामिल होते हैं, एनुअल सिस्टम है तो उसमें जो आप एग्ज़ाम लेते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो ये एक फ़ीचर है समेटिव इवैल्यूएशन का, कि इसमें जब भी इवैल्यूएशन की जाती है वो एंड में की जाती है, जो भी टेस्ट लिए जाते हैं वो एंड में लिए जाते हैं। सेकंड जो है, इट समराइजेज द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अ यूनिट, कंटेंट, पोर्शन और लेसन। कोई भी लेसन ख़त्म कराने के बाद या फिर कोई यूनिट ख़त्म कराने के बाद जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है उनकी लर्निंग आउटकम चेक किए जाते हैं, और इनको ना सिर्फ चेक करके, इनको रेमेडी नहीं दी जाती इसको चेक करके, या स्टूडेंट्स को उसकी वीकनेस नहीं बताई जाती है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस चेक करके उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है और उसको बाद में लास्ट में उसकी ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कैरीड आउट लेस फ्रिक्वेंटली देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कहते हैं कि जिस तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो हम क्या करते हैं, रेगुलर करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, वो फीडबैक देने के लिए होती है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, कि टीचर के टीचिंग मेथड में क्या कमी है और स्टूडेंट्स की लर्निंग में क्या कमी है। तो फीडबैक देने के लिए होती है तो फ्रिक्वेंटली होती है, रेगुलरली होती है। पर जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो इतनी रेगुलरली नहीं होती है जितना कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। नेक्स्ट जो है, द रिजल्ट ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस अमंग द स्टूडेंट्स। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन में, जब आप रिजल्ट जो निकालते हैं, जो यूनिट टेस्ट लिया आपने या फिर कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम लिए हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनका जो यूज़ किया जाता है ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है कि ये स्टूडेंट 90% वाला है, ये स्टूडेंट 60% वाला है। तो स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, और स्टूडेंट की जो उनकी परफॉर्मेंस है, एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। दिस इवेल्युएशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग सर्टिफाइंग जजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन देने के लिए, जैसे उसको आप अगर बीएड प्रोग्राम की बात करते हैं तो जब आपका समेटिव इवेल्युएशन होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपके मार्क्स, एक मार्क लिस्ट आती है, या लास्ट में जो है अब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो आपको जो डिग्री प्रोवाइड की जाती है या जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है वो समेटिव इवेल्युएशन की हेल्प से किया जाता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ओनली फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स और द टीचर्स। ये सिर्फ स्टूडेंट को, टीचर्स को फीडबैक नहीं देता, कि रेगुलरली ये फीडबैक नहीं देता है समेटिव इवेल्युएशन। उनको इम्प्रूवमेंट के लिए चांसेस नहीं होते हैं इसमें सिर्फ ग्रेडिंग की जाती है, वैल्यू की जाती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे अगर मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के 95%, अगर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में के अंदर क्लासिफाई कर दिया, 70% जो हैं एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर, इस तरह क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है समेटिव इवेल्युएशन को। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम। ये स्टूडेंट जो एजुकेशनल प्रोग्राम है जो उसकी फ्यूचर सक्सेस के लिए भी प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम था वो किस हद तक अच्छा रहा और आगे ये किस तरह से चलेगा, उसकी प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर प्रमोटिंग द स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करने के लिए जब आप स्टूडेंट्स के टेस्ट लेते हैं, उनकी ग्रेडिंग करते हैं, तो अगर एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर 35% मार्क्स आते हैं स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट ग्रेड के अंदर। It judges the effectiveness of educational program, proficiency of teacher and practical value of curriculum। ये लास्ट में जाके चेक करता है स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी, टीचर्स की एफिशिएंसी को, कि टीचर कितना एफिशिएंट था, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने लर्निंग आउटकम्स आए हैं, स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, उसके जो भी उसने अपने सब्जेक्ट में पढ़ाया है। तो टीचर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए करिकुलम कितना रिलायबल था, जो करिकुलम कंटेंट जो पढ़ाया गया है वो कितना रिलायबल था, उसको चेक करने के लिए, और इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम्स की कितना इफेक्टिव रहा है, वो जो एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर कराई गई वो कितनी इफेक्टिव रही, उसके कैसे रिजल्ट निकले हैं, ये चेक करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या हैं समेटिव इवैल्यूएशन की। एडवांटेज जो है, फर्स्ट जो एडवांटेज है, नॉलेज अबाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स ने ओवरऑल कितना अचीव किया है, चाहे वो एक्टिविटीज़ की बात कर लीजिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात कर लीजिए, या एकेडमिक परफॉर्मेंस की उसकी बात कर लीजिए, थ्रू आउट द ईयर उसने कितना अचीव किया है, उसकी ग्रेडिंग किस तरह की रही है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, वो सब बताना जो है वो बताता है हमें समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट जो है बेसिस फॉर सर्टिफिकेशन, एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया जाता है एक में कि इतना स्टूडेंट अगर मार्क्स लेगा तो वो उसको सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर उसके 40% मार्क्स हैं पूरे उसमें सब्जेक्ट्स के अंदर, पूरे एजुकेशन प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है, अगर उसके 40% मार्क्स हैं तो उसको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। तो एक बेसिस है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, डिग्री देने का या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इसकी एक एडवांटेज है समेटिव इवैल्यूएशन की। बेसिस फॉर अवॉर्डिंग ग्रेड्स अवॉर्ड किए जाते हैं इसकी हेल्प से, समेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ए+ है, ये सब ग्रेडिंग की जाती है स्टूडेंट्स के बारे में। ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में, एजुकेशनल प्रोग्राम किस ग्रेड का था ये बताने के लिए भी समेटिव इवैल्यूएशन हेल्प करता है कि पूरा जो एजुकेशन प्रोग्राम था लास्ट में अगर उसके आउटकम्स अच्छे आए हैं तो वो ए ग्रेड प्रोग्राम था, थ्रू आउट द ईयर अच्छा गया है, या फिर अगर एवरेज था, 100 था, गुड था, तो बी ग्रेड था। इस तरह से ग्रेडिंग करने के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की बल्कि पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम की। हेल्पफुल इन मेकिंग कंपेरिजन्स अमंग स्टूडेंट्स, ग्रुप्स के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट ने किस तरह के मार्क्स लिए हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, या इस तरह से भी आप कंपैरिजन किया जाता है इसमें, जैसे लास्ट ईयर का कोई एजुकेशन प्रोग्राम था तो उसके आउटकम्स किस तरह के रहे थे जब आप समेटिव, और इस साल के किस तरह के लिए। तो दो ईयर्स के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि लास्ट ईयर का बेटर था या इस ईयर का बेटर है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट एन एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम है कोई, उसके बारे में प्रिडिक्शन करने में भी कितना अच्छा गया है ये प्रोग्राम या कितना इसमें कोई कमी थी उसके बारे में प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। हेल्पफुल इन गाइडेंस प्रोवाइड करने में, किसी भी तरह की गाइडेंस, जैसे अगर करियर गाइडेंस की बात है, अगर +2 के बाद अगर बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं, नॉन मेडिकल में उसके बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है कि आप इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या कौन से आप करियर को चूज़ कर सकते हैं। इस तरह की गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे रहेंगे, इस तरह की गाइडेंस। या कोई बिहेवियरल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है समेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रमोशन के लिए है कि लास्ट में जब आप स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग करते हैं कि अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया जो है, मार्क्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है तो वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल है समेटिव इवैल्यूएशन।
हेल्पफुल इन चेकिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर, टीचर्स की भी प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो उसने सब्जेक्ट पढ़ाया है या जो उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई हैं उसमें उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी रही है। अगर तो स्टूडेंट्स की आउटकम्स अच्छी है उसके सब्जेक्ट्स में या उसकी जो भी है वो एक्टिविटी कराता है उसमें स्टूडेंट्स की आउटकम्स अच्छी है तो टीचर्स की एफिशिएंसी उसे चेक हो जाती है कि वो टीचर कितना एफिशिएंट है। अगर स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, अच्छी ग्रेडिंग है तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, वो एक एफिशिएंट टीचर है, ये चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रीसेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। समेटिव इवैल्यूएशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो आप शुरू में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं किसी एजुकेशनल प्रोग्राम से पहले जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो जाएंगे, स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे, उसको चेक करने में। अगर तो लास्ट में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी गई है स्टूडेंट्स की या उनकी ग्रेडिंग अच्छी रही है तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो गए हैं, वो अच्छे अचीव हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो उनको रीसेट किया जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसमें हेल्पफुल है समेटिव इवैल्यूएशन। हेल्पफुल इन करिकुलम चेंजेस, करिकुलम को चेंज करने में हेल्पफुल है कि लास्ट में अगर ग्रेडिंग अच्छी नहीं गई है, प्रोग्राम जो है एजुकेशनल प्रोग्राम जो इफेक्टिव नहीं रहा है, ग्रेडिंग अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स की, तो करिकुलम को भी चेंज किया जा सकता है। हो सकता है कि जो कंटेंट सेलेक्ट किया गया था, जो एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी शुरू में, एकेडमिक ईयर के शुरू में जो प्लान की गई थी एक्टिविटीज़ वो इफेक्टिव नहीं थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, हेल्पफुल नहीं थी, तो उसको चेंज किया जा सकता है करिकुलम को इसकी हेल्प से, समेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से। उसमें हमें गाइड करता है समेटिव इवैल्यूएशन। अब आगे हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है समेटिव इवैल्यूएशन में और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने बात की थी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, हमने मीनिंग किया है, उसके पिछले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और एडवांटेज क्या है। इसमें हमने समेटिव इवैल्यूएशन की बात की। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन एम है, एम्स एट फाइंडिंग आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक यूनिट, टॉपिक और कोर्स, कि बीच में जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है, जब आप यूनिट करा रहे होते हैं, जब फिनिश नहीं कर रहे होते, उससे प्रायर जो है वहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उस टाइम पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ किस तरह की स्टूडेंट्स को आ रही हैं, ये चेक करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन एम है वो चेक करना है, उनकी रेमेडी देना है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की ड्यूरिंग द कोर्स या ड्यूरिंग द यूनिट या ड्यूरिंग द लेसन, जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे। और समेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन एम है फाइंडिंग आउट द लर्निंग आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यूनिट कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया है वहाँ पे लर्निंग आउटकम चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन एम है वो चेक करना है लर्निंग आउटकम्स की, ऑब्जेक्टिव कहाँ तक अचीव हुए, स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, कितना उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। यहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोज नहीं किया जाता है, उनकी रेमेडी नहीं प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड जो डिफरेंस की बात करें, प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है टीचर्स को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है उनकी टीचिंग उन मेथडोलॉजी के बारे में, उनकी टीचिंग कितने के में अंदर कोई कहते कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए, स्टूडेंट को लर्निंग डिफ़िकल्टीज चेक करने के लिए, दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को हेल्प करता है फीडबैक देने में। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन का जो पर्पस है वो कोई फीडबैक देना नहीं है, डज नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक। उसका तो जो मेन पर्पस है वो लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मेंस चेक करना है, ग्रेडिंग करना है, लास्ट में वैल्यू देना है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, यूज टू डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है किस लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की और पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम्स की, वो चेक करने के लिए किया जाता है। और समेटिव इवैल्यूएशन का जो यूज़ है, यूज़ फॉर क्लासीफाइंग, सर्टिफाइंग एंड प्रोमोटिंग द स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने में
कि ग्रुप के अकॉर्डिंग कि 90% वाले स्टूडेंट हैं, 80% वाले हैं, 70% है वाले हैं, ये क्लासीफाई करने में, ग्रेडिंग करने में स्टूडेंट्स की, ए ग्रेड स्टूडेंट है, बी ग्रेड स्टूडेंट है, और इनको एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर प्रमोट करने में। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो एक पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टीचिंग लर्निंग के दौरान ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को कैरी आउट किया जाता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट की जाती है। तो इसको एक पार्ट माना जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये एक इफेक्टिवनेस चेक करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव रहा है। नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इज द मेन मोटिव बिहाइंड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन मोटिव है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, जो अचीवमेंट है और जो प्रोग्रेस है उनकी, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उनकी वीकनेस फाइंड आउट करके उसको डायग्नोज करके उसको रेमेडी दे के उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन मोटिव है उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो अचीवमेंट है उसको मेज़र करना है और उसको वैल्यू देना है। समेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन मोटिव है, जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शुड नॉट नेसेसरली अपीयर इन एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको किसी जरूरी नहीं है उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना, क्योंकि उनको हमें कहीं आगे यूज़ नहीं करना होता है। तो किया भी जा सकता है, अगर टीचर को लगता है कि उसने रिकॉर्ड रखना है तो वो रख भी सकता है, और ज़रूरी नहीं होता है उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन का जो रिज़ल्ट है उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, ऑफिशियली जो है उनको रिकॉर्ड करना जरूरी है। चाहे आप यूनिट का भी एक टेस्ट लें, उसकी परफॉर्मेंस अगर आप मार्क्स देखते हैं तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि लास्ट में जो है उसको यूज़ किया जा सके। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, प्रायर टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नो स्टैंडर्ड सेट, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता, कोई 40% मार्क्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया कोई सेट नहीं किया जाता, या कोई 70% का स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता, या कोई ए ग्रेड का स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है इसके अंदर। जो ग्रेडिंग है उनका भी एक स्टैंडर्ड है कि अगर 90% मार्क्स हैं तो ग्रेड ए है, 60% है तो बी ग्रेड है। तो इस तरह से क्राइटेरिया सेट किया जाता है समेटिव इवैल्यूएशन में। द रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर यूज्ड फॉर टेकिंग अप रेमेडियल मेजर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं, इससे जो आप रिजल्ट लेते हैं, जो भी टेस्ट लेते हैं या ओरल टेस्ट लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर, तो उसके जो रिजल्ट हैं उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उन रिजल्ट्स को। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, और ये जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो सर्टिफिकेशन करने में और स्टूडेंट्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में। टेक्निक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आर यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट्स एटसेट्रा। टेक्निक ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन आर सेमेस्टर एग्जाम, टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम। जो उसके जो टेक्निक हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, यूनिट टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, ओरल टेस्ट हैं, या क्लास इंटरेक्शन हैं। और यहाँ पे जो टेक्निक है समेटिव इवैल्यूएशन की, सेमेस्टर एग्ज़ाम, टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, ये समेटिव इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है समेटिव इवैल्यूएशन में और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। अब हमारे पास एक टाइप और है इवैल्यूएशन की, जिसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, इसमें भी हम लर्निंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको डायग्नोस करते हैं और उसकी रेमेडी देते हैं। पर अब आप पूछोगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में भी हम यही काम करते थे, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करते हैं और रेमेडी देते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फिर क्या डिफरेंस हुआ दोनों के अंदर। जो फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, उसको एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि जब एक बार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हैं, और ये फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, कि आपको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी आ रही है, उसी टाइम आपकी
डिफ़िकल्टी को दूर कर दिया है, आपको रेमेडी दे दी है। जबकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसमें क्या है, बार-बार जब दिक्कत आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, लर्निंग डिफ़िकल्टी, तो उसका रूट कॉज़ फाइंड आउट किया जाता है उस डिफ़िकल्टी का। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें डेली लाइफ में, अगर आपको सिंपल अगर बुखार आता है, मान लीजिए आपको जुकाम है, बुखार है, तो आप कई बार घर में ही दवाई ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाके आप दवाई ले लेते हैं। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, आप वेट करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा। आपके जो भी आपके को दिक्कत आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी। जबकि अगर आपका बुखार मान लीजिए ठीक नहीं होता है, आपको टेम्परेचर, आपको बार-बार टेम्परेचर आ रहा है, 1 महीने तक टेम्परेचर आ रहा है या 15 दिन के लिए आप टेम्परेचर आते हैं, फिर उसके लिए डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करता है कि आप ब्लड टेस्ट कराएँ, यूरिन टेस्ट कराएँ, पूरी आपकी टेस्टिंग की जाती है ताकि जो है प्रॉब्लम क्या है, बुखार आने का जो रूट कॉज़ क्या है, उसको फाइंड आउट किया जा सके और उसके लिए फिर रेमेडी दी जा सके। तो ये जो है बार-बार जो दिक्कत आई और उसका रूट कॉज़ फाइंड आउट का, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कि आपका बुखार 2-3 दिन बुखार आया, आपने पैरासीटामोल ले लिया, कोई और दवाई ले ली तो आप ठीक हो गए, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब शुरू होता है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं, उससे पहले का प्रोसेस है। उसमें हम लर्निंग एरर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बेस पे ही फिर रेमेडी देते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं एजुकेशन के अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।